अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ वो टिक डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि जिस्म के अंदर गैर इज़्तिरारी हरकत की बीमारी। ये डिसऑर्डर्स जो हैं ज़्यादातर बच्चों में पहली दफ़ा देखे जाते हैं। इन डिसऑर्डर्स के 3 हिस्से होते हैं, यानी कुछ बच्चों में ये मोटर टिक्स होते हैं जो कि आइसोलेटेड होते हैं और किसी भी, जैसे मिसाल के तौर पे कंधों का ऐसे करना या एक आँख का दबाना या कोई भी और ऐसी चीज़ जो बच्चा गैर इज़्तिरारी तौर पे करता है, और ये बिल्कुल बेज़रर होते हैं। और बाज़ औक़ात जब बच्चा बहुत थका होता है या फिर एंग्ज़ायटी में होता है तो ये ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन फिर नॉर्मलाइज़ हो जाते हैं। जब हम इनको टिक डिसऑर्डर्स या क्रॉनिक टिक डिसऑर्डर या प्रोविज़नल टिक डिसऑर्डर या टूरेट सिंड्रोम, यानी कि बीमारी की हद तक जब ये बढ़ जाते हैं, उसका एक कुछ क्राइटेरिया होता है। DSM-5 जो कि नफ्सियात की बीमारियों की एक डायग्नोसिस की किताब है, उसके मुताबिक 3 से 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो 2 तरह के मोटर टिक्स हों, यानी जिस्म के अंदर कोई ऐसी गैर इज़्तिरारी हरकत जैसे कंधों का झटकना, आँख का दबाना, माथे पे बल डालना, कोई भी इस तरह की हरकत जो बच्चे या बड़े के अपने कंट्रोल में नहीं हो और बार-बार हो रही हो, और इस तरह की 2 मुख्तलिफ़ जो है वो कैफ़ियत हों, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ मोटर टिक्स। दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि वोकल टिक्स, यानी कभी आवाज़ से कुछ ऐसी जो कि आवाज़ नॉन स्पेसिफ़िक भी हो सकती है, कोई ख़ास लफ्ज़ भी हो सकता है, या फिर ऐसी आवाज़ जैसे बाज़ लोगों के बार-बार डकार की आवाज़ आती है या छींक की आवाज़ आती है या गला साफ़ करने की आवाज़ आती है। लेकिन ये सिर्फ़ इस चीज़ तक महदूद ना हो कि जैसे हम कभी-कभार ऐसा कर लेते हैं, बल्कि ये पूरे दिन में ऑफ एंड ऑन ऐसा 1 से 2 बार हो रहा हो, और जब भी वो ये महसूस करे मरीज़ खुद कि मैं इनको रोकना चाहता हूँ, लेकिन इनको रोकने से मुझे बहुत एंग्ज़ायटी होती है। तो 2 तरह के मोटर टिक्स और 1 तरह का वोकल टिक होना ज़रूरी है। और जो है क्रॉनिक टिक डिसऑर्डर है, उसके लिए कम से कम 1 साल की मुद्दत होती है इन बीमारियों की। तो अगर ये 1 साल से कम हो तो फिर हम प्रोविज़नल टिक डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज़ करते हैं। ज़्यादातर ये बचपन से पैदा होते हैं, और इनका जो पहला आसार हैं वो 18 साल की उम्र से पहले आना ज़रूरी हैं। तो 2 तरह के मोटर टिक्स, एक वोकल टिक्स और इसके साथ एसोसिएटेड एंग्ज़ायटी, और इस 1 साल से ज़्यादा की ड्यूरेशन जो है वो चाहिए है। और इसके अलावा मेल्स में और फीमेल्स में रेशो 4:1 होती है, यानी कि 4 लड़कों में अगर ये बीमारी है और उससे कंपेयर में ये एक कंपैरिजन में एक फ़ीमेल में होगी। इसके अलावा ये भी है कि कुछ चीज़ों के साथ ये एसोसिएटेड होती है, जैसे OCD के सिम्पटम, यानी वहम, वसवसे, बार-बार चेक करना चीज़ों को। कुछ मरीज़ आपको ये भी कहेंगे कि हम जो है वो हाथ ज़्यादा धोते हैं या हमें गंदगी के वसवसे आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वसवसे इसमें वो चेकिंग के साथ एसोसिएटेड होते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि हम चीज़ें भूल जाते हैं, इसलिए हम बार-बार अपनी चीज़ों को दोहराते हैं। इसके अलावा ADHD जैसे सिम्पटम, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स जैसे सिम्पटम, जिसमें जो बच्चा या बड़ा इसमें मुब्तला होता है वो आपको ये बताता है कि टिक्स के अलावा या इसके साथ-साथ वो चीज़ों को बहुत चेक करता है, या फिर ये होता है कि वो इसलिए बार-बार चेक कर रहा होता है कि उसकी तवज्जो नहीं बन पा रही होती अपने कामों की तरफ, और बहुत ज़्यादा वो अपनी अटेंशन किसी चीज़ पे मरकूज़ नहीं कर सकता, चाहे वो डेली लिविंग की चीज़ें हों, अपनी जॉब की चीज़ें हों या पढ़ाई की चीज़ें हों। और ये भी होता है कभी आपको लगता है कि उसकी बातों में बहुत तेज़ी है, या वो एक जगह आराम से बैठना थोड़ा मुश्किल लगता है उसको। तो इसका मतलब है कि टिक डिसऑर्डर्स के साथ OCD और जो है ADHD ये कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं। अच्छा, इसके इलाज के हवाले से ये कि इसका इलाज दोनों तरह से होता है, यानी दवा से भी, और इसके साथ जो टॉक थेरेपीज़ होती हैं उनमें भी होता है। दवा के मुख्तलिफ़ जो हैं वो इसके ग्रुप्स होते हैं, जिनमें ज़्यादातर हम कोई एंटी एंग्ज़ायटी या एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन और इसके साथ कुछ और दवाइयाँ मिला कर देते हैं ताकि बेहतरी आने के लिए। किसी भी ऐसी दवा से फ़िलहाल तक ये नहीं देखा गया कि मुकम्मल बेहतरी आ जाती हो, लेकिन बहुत हद तक चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं, और आपको एक बैलेंस अटेन करना पड़ता है इस चीज़ के बीच में कि आप किस किस हद तक टिक्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, बग़ैर दवाओं के बहुत ज़्यादा जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो रखते हुए, या दवा की डोज़ को बहुत बढ़ाते हुए बढ़ाए बग़ैर आप ज़्यादा अपने सिम्पटम्स को कंट्रोल कर लें इस हद तक कि आप अपने रोज़मर्रा के काम जो हैं वो अंजाम दे सकें। और दूसरी जो चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, जो दवा के असर को भी बढ़ाती है, वो मुख्तलिफ़ किस्म की बिहेवियरल टेक्निक्स और थेरेपीज़ हैं,
जिनमें बातचीत का इलाज या करने के काम सिखाए जाते हैं। इसके अलावा यह है कि अगर पेशेंट्स के जो घर वाले हैं और जो इर्द-गिर्द के लोग हैं उनको इस बारे में आगाही हो, तो मरीज़ के साथ जो एंग्ज़ायटी का लेवल है वो कम हो जाता है। क्योंकि जब भी किसी बच्चे को या बड़े को इस तरह की चीज़ें महसूस होती हैं, तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि लोग मुझे देखकर क्या कहेंगे। तो अगर उसके करीब रहने वाले लोगों को और उसके जो स्टूडेंट साथी हैं या दूसरे साथी, उनको इस बात की आगाही हो, तो वो फिर इस चीज़ को समझेंगे और मरीज़ को ये जो है वो जो एंग्ज़ायटी का उसका लेवल है वो कम हो जाएगा। शुक्रिया।